युद्ध किस टॉपिक का पार्ट है? मोहम्मद गोरी की इतिहास का। मोहम्मद गोरी की इतिहास को आगे जब हम लोग बढ़ाए, इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, दूसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं तराइन के युद्ध। तराइन जो जगह है वह कहाँ है? पहले यह हम लोग को जानना है कि तराइन जगह का। तराइन जगह हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य की एक जिला है, उस जिला का नाम क्या है? हरियाणा की जिला है करनाल। कौन सा जिला? करनाल। और इसी करनाल जिला में जो जगह है, यह जगह है तराइन। और इसी तराइन में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का नाम पड़ गया तराइन का युद्ध। तराइन में 2 बार युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192। 2 बार युद्ध। तो एक युद्ध का नाम पड़ गया तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा का नाम पड़ गया तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। अब तराइन के युद्ध से संबंधित क्या मुख्य बातें हैं वह हम लोग देखते हैं कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तराइन के युद्ध एक अफगान शासक, जिसे हम लोग गजनी शासक भी कहेंगे। गजनी शासक था कौन? मोहम्मद गोरी। और एक भारतीय साम्राज्य के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। हम लोग इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। भारतीय मूल के राजस्थान के निकट एक साम्राज्य था अजमेर। उसी अजमेर के ये शासक थे पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और था कौन? दिल्ली। अजमेर और दिल्ली, यह 2 बड़े साम्राज्य किसके अधीन में था? पृथ्वीराज चौहान के अधीन में था। किसके अधीन में? पृथ्वीराज चौहान के अधीन। और इसके बगल में एक और साम्राज्य था कन्नौज। कौन सा साम्राज्य था? कन्नौज। इसे मलवा के नाम से भी जाना जाता है, मलवा। और इस मलवा के जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे, वे थे जयचंद। अजमेर दिल्ली के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद। मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा था? कहाँ का शासक था? अफगान, गजनी ना, अफगान में कौन से साम्राज्य का? गजनी साम्राज्य। अफगान में गजनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गोरी। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले जब चला यहाँ से, तो यहाँ एक साम्राज्य था क्या? मुल्तान। तो यह मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। एक साम्राज्य मुल्तान था, मुल्तान पर विजय प्राप्त कर। मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका फोकस हो गया क्या? कि हम कन्नौज पर जाते हैं। चूंकि कन्नौज भारत का मिडिल पॉइंट था, मध्य बिंदु। मोहम्मद गोरी ने सोचा कि यदि भारत के मध्य बिंदु पर हम आक्रमण करके वहां पर जीत करके अपना स्थान बनाते हैं, तो फिर इस मध्य बिंदु के आसपास जो भी साम्राज्य होगा उस सभी को धीरे धीरे जीत लेंगे। इसके बगल में भी बहुत सारा साम्राज्य था। इस सभी साम्राज्य को धीरे धीरे जीत करके एक बड़ा सा साम्राज्य अपन स्थापित कर लेंगे। यह सिद्धांत से मोहम्मद गोरी मलवा पर विजय प्राप्त करने के बाद किधर चला? कन्नौज। लेकिन कन्नौज से पहले उसे नजदीक में मिल गया एक साम्राज्य क्या? अजमेर। और अजमेर के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो यह सोचा कि पहले इसको टच करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह पता चला कि मोहम्मद गोरी हमारे साम्राज्य की ओर आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने उसे अटैक कर दिया। और अटैक किया तो कहाँ किया था? तराइन। जगह का नाम क्या था? तराइन। इसे एक और नाम से जाना जाता है, तरावरी नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम लोग जिसे तराइन के युद्ध कहते हैं, उसी को तरावरी युद्ध भी कहेंगे। तराइन का युद्ध या तरावरी युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से इसी तराइन में युद्ध करना शुरू किया और मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी यहाँ से लौट करके पुनः कहाँ चल गया?
अफगान चल गया और जा करके उन्होंने अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने लगा, अपनी सेनाओं को नए तरीका से प्रशिक्षण देने लगा और इस तैयारी में लग गया कि हम पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे। एक कहानी इधर छोटा सा है कि अजमेर दिल्ली के शासक जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये एक बार आक्रमण कर दिए थे कन्नौज पर। इनका पड़ोसी साम्राज्य क्या था? कन्नौज। एक कन्नौज पर आक्रमण किया। राजा थे जयचंद और आक्रमण किए तो ये कमजोर थे, इन्हें पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद ये राजा जो जयचंद है, जयचंद के पुत्र थे संयोगिता। जयचंद की पुत्री संयोगिता को अपहरण करके ले आते और अपने साम्राज्य में अजमेर लाने के बाद संयोगिता से शादी कर लेते। शादी करने के कारण जयचंद बहुत गुस्से में हो जाता है। किसके प्रति? पृथ्वीराज चौहान के प्रति। ये गुस्से में हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान से बदला लेंगे, लेकिन ये कमजोर और ये शक्तिशाली, बदला नहीं ले पाते। जयचंद को इस बात की खबर लगा कि इधर में युद्ध हो गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जयचंद ने सोचा कि इसी में हम अपना बदला भी ले लेते हैं। जयचंद क्या किया? मोहम्मद गोरी को खबर दिया, संदेश भेज करके बुलाया कि आप अजमेर पर फिर से आक्रमण करिए, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करिए, हम अपनी सेनाओं से आपकी मदद करेंगे। ऐसा आमंत्रण किसने किया? जयचंद ने। मोहम्मद गोरी भी सोचा कि वहां के उसके पड़ोसी जो राजा है वो आमंत्रण कर रहा है, मदद करेगा ही। अगले वर्ष 1192 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने फिर से अजमेर पर अटैक किया। दूसरी बार जब फिर से नया युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध बहुत घमासान हुआ। इस समय पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं था कि युद्ध होने वाला। अचानक में अटैक कर दिया मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान क्या किए? जब वह अटैक कर दिया था, युद्ध में भाग लिए, युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हो गया। पृथ्वीराज चौहान जो थे राजपूत वंश से संबंधित और इनके वंश में एक नियम था कि युद्ध कभी भी हो, कहीं भी हो, तो दिन में ही युद्ध करना, रात में युद्ध नहीं करना। तो अपनी संस्कृति या रीति रिवाज के अनुसार ये दिन भर तो युद्ध किए, और जब संध्या का समय हुआ, रात्रि होने वाला था, तो ये ऐलान कर दिया कि अब युद्ध आज के लिए इतना ही पर स्थगित किया जाए, इसके आगे कल युद्ध होगा। युद्ध स्थगित हो गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना अपने तरफ और मोहम्मद गोरी की सेना अपने तरफ टल गया, पीछे हट गया, युद्ध विराम हो गया। लेकिन उसी रात्रि में मोहम्मद गोरी ने चीटिंग करके पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिर से अटैक कर दिया। रात्रि में जब पृथ्वीराज चौहान की सेना सब आराम कर रहे थे, उस स्थिति में अचानक रात्रि में अटैक करना पृथ्वीराज चौहान के लिए मुश्किल है। और यही कारण है कि द्वितीय युद्ध में 1192 में जो दूसरा युद्ध हो रहा था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती। पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद मोहम्मद गोरी इसे बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके गजनी लेकर के फिर चले जाते हैं। गजनी में जब ले जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में उनके राजगुरु चंदवरदाई, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ में जाते हैं। उनके राजकवि कौन? चंदवरदाई। और जब वहां पर ले जाते हैं बंदी बना करके, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लोहे की छड़ से गर्म करके उनकी आंख को नष्ट कर दिया जाता है, आंख फोड़ दिया जाता है और उसे वहां पर बंदी बना करके रखा जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी सोचता है कि अब तो अजमेर पर अपना अधिकार जमा लिए, अब कन्नौज कौन बराबर। इसका तो पहले से टारगेट यही था, मलबा कन्नौज। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक को जब हरा दिया, तो अब यह देखा कि अब हम जयचंद को भी हरा करके
केंद्र में अपना स्थान ग्रहण करे। मोहम्मद गोरी 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया, और कन्नौज पर आक्रमण किए तो क्या हुआ, जयचंद की हत्या कर, जयचंद की हत्या करके इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, अजमेर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ऐसा स्थिति हो गया कि भारत के लगभग क्षेत्रों में इसका अपना शासन चलने लगा। किसका? मोहम्मद गोरी। और इस तरह से उसी समय भारत में इस्लाम शासक बना। इस्लाम शासक के रूप में मतलब पूरे भारत की सत्ता एक मुस्लिमों के हाथ में गया। जयचंद की हत्या होने के बाद जब यहाँ पर भी अधिकार कर लिया, उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या किए, फिर से कहाँ चले गए, गजनी। अफगान जाने से पहले उन्होंने अपने दास, मोहम्मद गोरी का एक दास था, मोहम्मद गोरी का एक दास था, उस दास का नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के जितने भी साम्राज्य पर वह विजय प्राप्त किया था, इन सभी साम्राज्य पर शासन करने के लिए दे दिया। भारत पर किसका शासन शुरू हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन शुरू हुआ वह समय था कब, 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन शुरू हुआ वह काल कहलाया सल्तनत काल। सल्तनत काल। सल्तनत काल से ही भारत में पूर्ण रूप से सत्ता किसके हाथों में चल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक बोले तो मुस्लिमों के हाथ में पूरा सत्ता चला गया और भारत पर मुस्लिमों का शासन यहाँ से शुरू हो गया। पीछे की एक छोटी सी कहानी है बुआ कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को जो ले जाकर के बंदी बना करके रखा था अफगान में, वहां पर क्या हुआ था कि आंख तो फोड़ दिया था, और आंख फोड़ने के बाद जब सजा में उसे मौत देना था तो उससे पहले उनके जो राजकवि थे चंद्रवरदाई, इन्होंने एक दिमाग लगाया। इनका दिमाग क्या था कि ये मोहम्मद गोरी से बताए थे कि हमारे राजा तो अब अंधा हो गए हैं, या पुनः वहां पर जाते भी हैं तो राजा बन नहीं पाएंगे, और इनके पास एक बहुत ही अच्छी कला है, जिस कला के लिए ये विख्यात है। वह कला क्या था, निशानेबाज की। निशानेबाज में धनुष चलाना, बाण चलाना इनके अंदर एक अद्भुत कला है। चंद्रवरदाई ने बताया मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी प्रसन्न हो गया यह कला को देखने के लिए, और उन्होंने अपने दरबार में, गजनी में अपने दरबार में एक प्रतियोगिता करा, और उस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान को बाण चलाने के लिए मौका दिया गया। जब इन्हें बाण चलाने की मौका मिला तो जहां जहां पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाने के लिए कहा, आंख न होने के बाद भी मोहम्मद गोरी ने जहां जहां कहा है निशाना साधने के लिए, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किए, सटीक निशाना साधा। उसी दौरान चंद्रवरदाई अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा सा धीरे आवाज में बताए थे, एक दोहा के रूप में कहे थे। चंद्रवरदाई का कथन था कि 4 बांस 24 कर, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। अपनी प्रतियोगिता में वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान जिस प्रतियोगिता में, धनुष की प्रतियोगिता में, बाण चलाने की प्रतियोगिता में जो भाग लिए, उसमें अपनी कला को अच्छा तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। मोहम्मद गोरी इनकी कलाओं को देख करके खुश भी था। उसी बीच बगल से इनके राजकवि जो चंद्रवरदाई थे, उन्होंने दोहा के रूप में कुछ संकेत दिए पृथ्वीराज चौहान को। क्या बताए, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। जैसे ही चंद्रवरदाई की कथन दोहा पृथ्वीराज चौहान के कानों में गया, उसने अपना निशाना एकदम सटीक साधा
और जहां पर सुल्तान मोहम्मद गोरी बैठा था, ऐसा बाण मारा कि मोहम्मद गोरी उसी बाण से वहीं पर खत्म हो गया। पूरा दरबार सैनिकों से, सेनाओं से, बड़े बड़े वीर योद्धाओं से भरा हुआ था बाण की प्रतियोगिता में। और उस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। अब इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गोरी तब मर जाता है, पृथ्वीराज चौहान जिंदा रहता है, चंद्रवरदाई भी जिंदा रहता है। अब ये दोनों देखते हैं कि अब तो पूरे सभा सेना से भरा हुआ है, अब हम दोनों की हत्या तो होना ही, तो हम दुश्मनों के हाथे क्यों मरे, अपने से क्यों न मरे। तो यही चंद्रवरदाई ने क्या किए, पृथ्वीराज चौहान थे उनकी हत्या कर दी, और उनकी हत्या करने के बाद स्वयं अपनी हत्या भी कर ली। पृथ्वीराज चौहान भी मर गए, मोहम्मद गोरी भी मर गया, और राजकवि चंद्रवरदाई भी मर गए। कहानी मोहम्मद गोरी की यहीं पे खत्म हो गई। अब हम लोग को आगे की क्लास में जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत काल। सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। यह शुरू हुआ है कब से, 1206 ईस्वी से। किस वंश से शुरू हुआ था, दास वंश से। किस वंश से, दास वंश से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत काल। इससे हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश, दास वंश या गुलाम वंश। तो अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दास वंश या गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत काल या कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल।